नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैं आज आप लोगों को के लिए क्लास 11th कक्षा 11वीं के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र में आपको भाग 2 वित्तीय विवरण, जिसको हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, जिसको हम अंतिम लेखे भी कहते हैं। बच्चों, वर्ष के अंत में व्यापारी के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। और एक सिंपल ट्रेडर, साधारण व्यापारी जो मार्केट से तैयार माल खरीदता है और तैयार माल बेचता है, उसके द्वारा जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि लेखा। और तीसरा होता है बैलेंस शीट, स्थिति विवरण, जिसे चिट्ठा भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये किस प्रकार से बनेगा और इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें क्या मदें लिखी जाती है, आज हम इसके विस्तार से देखते हैं कि व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा है, व्यापार खाता जो है साधारण व्यापारी के द्वारा जो बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट है आपका, इसमें हेडिंग में आता है ट्रेडिंग अकाउंट्स, और ईयर एंडिंग में बनाया जाता है, इसलिए यहाँ लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी ईयर्स का है, 31 मार्च या 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। इसमें 2 साइड होता है, 2 पक्ष होता है, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमारा कॉलम हो पर्टिकुलर्स, विवरण राशि, पर्टिकुलर अमाउंट, विवरण राशि, विवरण राशि। तो बच्चों, इसमें कौन कौन सी मदें लिखी जाती है और क्यों लिखी जाती है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं, एक व्यापारी है जो अपना व्यापार खाता बना रहा है, तो इसके लिए जो हमको समंक मिलेंगे, आंकड़ा मिलेंगे, डाटा मिलेंगे। सर्वप्रथम व्यापारी के द्वारा क्या बनाया जाता है, जनरल एंट्रीज बनाई जाती है, सब्सिडीज बुक बनाई जाती है, सहायक पुस्तकें, उनके माध्यम से लेजर बनाया जाता है, खाता बही बनाया जाता है, और उस लेजर खाता बही के आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, परीक्षा सूची बनाई जाती है, जो शेष विधि से, बैलेंस मेथड से। उस बैलेंस मेथड से जो लिस्ट दी रहती है, जिससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसी लिस्ट के माध्यम से या उसी ट्रायल बैलेंस के माध्यम से व्यापारी के द्वारा अपने फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो आपको जो भी डाटा रहेगा वो किस में रहेगा बच्चों, ट्रायल बैलेंस के रूप में दिया रहेगा, या उससे रिलेटेड आपको आइटम्स दिए रहेंगे। तो उनमें से ही हमको आइटम में से लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने देख रहे हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट्स बना रहे हैं, तो पर्टिकुलर सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक, मान लीजिए एक व्यापारी है, उसके पास 20,000 रुपए का पहले से ओपनिंग स्टॉक है, तो आपका ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्कंद कितना आ जाएगा, 20,000। इसने इस साल, क्योंकि 20,000 से तो उसका व्यापार चलेगा नहीं, तो इस साल उसने और 2 लाख रुपए का नए मार्केट से माल खरीदा है नगद, और 3 लाख रुपए का इसने उधार माल खरीदा है। तो कुल मिलाकर के इसने कितने का माल खरीद लिया बच्चों, 5 लाख रुपए का माल खरीदा है। इस 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए का माल क्या आ चुका है, परचेस, रिटर्न आ गया है, वापस आ गया है, हमको पसंद नहीं आया था तो हमने उस माल को क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो एक्चुअल में हमने नेट परचेस बोल सकते हैं, 4,50,000 रुपए का माल ही हमने खरीदे हैं, जो विक्रय हेतु हमने शोरूम में रखे हैं। अब इस माल को, खरीदे गए माल को या माल को लाने और विक्रय योग्य बनाने तक जो भी खर्च किए जाते हैं, वो सब खर्चे कहाँ लिखे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उन खर्चों को हम कहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। ऐसे खर्चे माल को खरीदने के पूर्व से लेकर खरीदने और गोडाउन तक, फैक्ट्री तक लाने और उसको विक्रय योग्य बनाने तक जो जो खर्चे होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं शोरूम में रखने के पहले तक जो भी खर्च किए जाते हैं, वो सब खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं।
तो ये प्रत्यक्ष व्यय जो है उसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं। सबसे पहले आप जहां माल खरीदेंगे तो आप माल कहां से खरीदेंगे, जहां पर आपको सस्ता और अच्छा मिलेगा, चीप एंड बेस्ट। तो चीप एंड बेस्ट गुड्स हमको कहां मिल सकता है, इंडिया में भी मिल सकता है, इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में मिल सकता है, अदर स्टेट में मिल सकता है, या लोकल मार्केट से मिल सकता है। तो जहां से आपको अच्छा और सस्ता माल मिलेगा आप वहीं से व्यापारी खरीदेगा। तो उस माल को खरीदने से, आप खरीद लिए तो खरीद करके उस स्थान से अपने शॉप तक या अपने गोडाउन तक माल को लाने में आपको जो भाड़ा लगता है, जो चार्जेस लगते हैं, उसको यहाँ पे कहा जाता है कैरीज इन वर्ड, या इसी को कहते हैं फ्राइट इन वर्ड या कॉटेज कहा जाता है। तो आप चाहे जहाज से लाओ, चाहे शिप चार्जेस का लाएगा, ट्रेन से आएगा तो ट्रेन चार्जेस, ट्रक से आएगा तो ट्रक चार्जेस। तो ये सब हमारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं, कैरीज इन वर्ड की श्रेणी में आ जाते हैं। अब माल जब बाहर से मंगाते हैं, तो जब बाहर से जब माल आता है, अगर आप फॉरेन से मंगाए हैं तो आपको वहां पे क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा। या अदर स्टेट से मंगाते हैं तो आपका नाका लगेगा, चुंगी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्ट्राय टैक्स लगता है। या आप खुद प्रोडक्शन करते हैं तो आपको एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ टैक्स लगेंगे। अगर आप विदेश से माल मंगाते हैं तो आपका माल कहाँ उतरता है, डॉक में उतरता है, बंदरगाह में उतरता है। तो वहां पे नियम होता है कि आपके माल आने के 48 घंटे के अंदर आपको अपना माल को वहां से उठा लेना है, अन्यथा नहीं तो वहां का चार्जेस, रेंट लगना चालू हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉक चार्जेस कहते हैं। अब आपका माल आ चुका है तो आप उसको रखेंगे कहाँ, अगर ज्यादा मात्रा में है तो आपको गोडाउन की जरूरत पड़ेगी, तो आप गोडाउन रेंट में ले सकते हैं। अब कुछ माल हमारा क्या होता है, विक्रय योग्य नहीं रहता है, अर्थात जैसे मान लीजिए हमने साइकिल मंगाए हरियाणा से, तो 200 साइकिल मंगाए हमने, तो 200 साइकिल जो है बनकर तैयार होकर नहीं आएगी, उसके पार्ट पार्ट अलग अलग आते हैं, हैंडल अलग आएगा, पैडल अलग आएगा, रिंग अलग आएगी, टायर अलग आएगा। फिर उसको हम क्या करते हैं, हमारे कारपेंटर मिस्त्री उसको क्या करते हैं, असेंबलिंग करते हैं। तो ऐसा स्थान जहां पे माल को विक्रय योग्य बनाया जाता है, उस स्थान को हम फैक्ट्री या वर्कशॉप या कारखाना कहते हैं। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, फैक्ट्री का रेंट लेना पड़ेगा। तो जो कारपेंटर थे, जो मिस्त्री थे, जो आपको साइकिल को असेंबलिंग कर रहे थे, वो फ्री में करेंगे क्या, नहीं, आपसे क्या लेंगे, वो चार्जेस लेंगे, अर्थात मजदूरी लेते हैं, वेजेस। और कई बार हमारी क्या होता है, बहुत सारा काम हमारा जो होता है मशीन के माध्यम से होता है, मशीन अपने आप नहीं चलती है। मशीन को चलाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, डीजल की, पेट्रोल की, गैस की, इलेक्ट्रिक की, पावर की। तो इसी में हमारा रहता है कोल, गैस, फ्यूल एंड पावर। तो इस तरह से माल को खरीदने, लाने, विक्रय योग्य बनाने तक जो भी खर्च व्यापारी करता है, उन खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। और ये सब कहाँ लिखे जाएंगे, व्यापार लेखे के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। तो मान लीजिए इन खर्चों में हम देख लेते हैं। तो ये खर्चे हमारा, मान लीजिए हमारा कैरीज में आया था 5,000 रुपये, कैरीज लग गया था, लाने का लग गया था, ऑक्ट्राय हमको लग गया था 2,000 रुपये, डॉक चार्जेस 3,000 रुपये लग गया था, और हमको फैक्ट्री रन लग गया था 10,000 रुपये, और वेजेस लग गया हमको 10,000 रुपये, एंड फ्यूल एंड पावर लग गया हमको 10,000 रुपये। तो इस तरह से जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम लिख देंगे। और अब आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड में। अब व्यापारी ने माल खरीद लिया है, उसको विक्रय योग्य तक बना लिया, उसको शोरूम में रख दिया है। अब उसके पश्चात उसकी विक्रय करने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले गुड्स को क्या करता, सेल करेगा, चाहे नगद बेचेगा या उधार विक्रय करेगा। मान लीजिए इसने 4 लाख रुपए का नगद बेचा है और 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का इसने उधार बेचा है। तो कुल मिलाकर के इसने 7 लाख रुपए का माल विक्रय किया, जिसमें से आपका 50,000 रुपए का माल कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर ने लौटा दिए। तो 6,50,000 रुपए का माल एक्चुअल में शुद्ध रूप से बेचा गया, जिसको हम नेट सेल कहते हैं। अब कुछ माल इनके गोडाउन में बच गया है जो विक्रय योग्य नहीं हुआ है, या जिसको हम अनसोल्ड गुड्स कहते हैं, अनबिका माल कहा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्लोजिंग स्टॉक को कास्ट प्राइस
या मार्केट प्राइस, जो दोनों में से कम होता है उस पे चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस मार्केट हमारा जो है, जो गुड्स है 1,00,000 रुपए का माल है, जबकि मार्केट में उसका 1,25,000 है, लेकिन यहाँ पे 1,00,000 ही लिखा जाएगा। अब उसके पश्चात बच्चों, इनको लिखने के पश्चात दोनों साइड का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अगर डेबिट साइड में अंतर की राशि आती है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट साइड में कम आता है तो ग्रॉस लॉस आता है। तो हम देख लेते हैं, तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 7,50,000 हो रहा है, जबकि डेबिट साइड का हमारा टोटल है 20,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक था। और हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लें कितना हो रहा है, 5, 2, 7, 3, 10, 10, 20, 30, 40,000। तो 40,000 रुपये हमारे क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं। और 20 60 हो गया, 20 अपना 40 और 20 60, और 60 और आपका तो 5,10,000। तो इधर का टोटल आपका कितना आ गया, 5,10,000 आ गया। अब इसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2,40,000 रुपए का, इसको क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के आइटम को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। तो 2,40,000 रुपये हमारा आया है, तो इस व्यापारी को प्रॉफिट हुआ है। और दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 7,50,000 रुपये हमारा क्या आ रहा है, दोनों साइड का टोटल आ रहा है। तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। डेबिट साइड में कम आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ, और क्रेडिट साइड में कम आता है तो सकल हानि निकाला जाए, दोनों में से कोई एक निकलेगा। बच्चों इसी के माध्यम से कुछ हमारे फार्मूले बनते हैं, जिसके माध्यम से भी हमको ग्रॉस प्रॉफिट आदि निकालने के लिए कहता है। तो हमको कुछ बोल देता है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का सूत्र होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे बच्चों हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है, सकल लाभ बराबर शुद्ध विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत। तो अब यहाँ पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, पहले नेट सेल चाहिए। क्या चाहिए, नेट सेल्स। तो नेट सेल कैसे निकलेगा, तो ये निकलता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल आपको कैसे निकलेगा, तो टोटल सेल, तो टोटल सेल निकलता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो अगर आपको टोटल सेल्स निकालना पड़ेगा पहले, तो अब इसी क्वेश्चन से हम देखते हैं। तो आपको यहाँ पे कैश सेल कितना दिया है, 4 लाख, क्रेडिट सेल कितना दिया है, 3 लाख। तो टोटल कितना हो गया, 7 लाख आपका है टोटल सेल है। टोटल सेल में हमारा कितना जाएगा, 7 लाख। इस 7 लाख में से आपने 50,000 का माल वापस कर दिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 6,50,000 रुपया आपका क्या आ जाएगा, नेट सेल आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस में अगर डाटा दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसके आधार पे आप निकालेंगे। तो आपको नेट सेल मिल चुका है, तो नेट सेल आपका है 6,50,000। अब आपको चाहिए कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे कैसे, तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
तो ये इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला है। अब हम इसमें निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया है 20,000। आपका नेट परचेज दिया हुआ है, आपका टोटल परचेज 5 लाख था, जिसमें परचेज रिटर्न माइनस करोगे कितना है 4,50,000 और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको ये जो कंप्लीट हुए थे हमारे, तो आपका था 5, 2, 7, 3, 10, 20, 30, 40,000 था। तो ये कितना था आपका 40,000। अब इन तीनों को आपको ऐड कर देना है, तीनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है। आपका नेट आया था 4,50,000 आया था, नेट परचेज आया था आपका 4,50,000। तो 20,000 प्लस 4,50,000 प्लस 40,000 क्या थे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो इस तरह से आप इसका टोटल कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 60,000 और 50,000 1,10,000 होता है। 5 लाख 4 लाख जोड़ोगे तो 5,10,000 हुआ। इस 5,10,000 में से 1 लाख क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 4,10,000। आपका क्या आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको कहाँ लिखा जाएगा यहाँ लिखा जाएगा 4,10,000। अब 4,10,000 को इसमें से घटा दीजिए तो आपका 2,40,000 क्या आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल जाए। तो इस तरह से बच्चों आपको ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से भी अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, और साथ में कुछ हमारे फार्मूले होते हैं उसके माध्यम से भी हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये था बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है और फार्मूला के माध्यम से किस प्रकार बनाया जाता है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आपके, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं या आप एमपी के हैं, तो आप नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित जो लेखा शास्त्र है कक्षा 11वीं की, उसके बैक साइड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मेरे द्वारा कंप्लीट सॉल्व किए गए हैं, जिसमें जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। वहां पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको इसके प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।